हेलो एवरीवन। तो ये हमारा ऐसे राइटिंग पर लेक्चर 5th है, जिसकी हमने थीम रखी है वुमेन। कि हम देखेंगे कि यहाँ पर महिलाओं पर किस किस तरह से ऐसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे 2020 में ये आया था कि पितृसत्ता की व्यवस्था नज़र में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है। ऐसे ही 2023 में आया था, लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं, दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अगर हम आगे जाने वाले हैं, आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी ऐसे की, तो पहले उसे देखिए, क्योंकि उससे हमें समझ में आएगा कि हमें किस तरह से ऐसे लिखना है, हमें कौन सा मटेरियल कंटेंट इकट्ठा करना है। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी, जिससे आप 4 से 5 पेज में अपना जो कंटेंट है उसको बना लोगे। फिर आपको जो ये हम ऐसे देखने वाले हैं वो इतने टफ नहीं लगेंगे। ये ऐसे मैंने नहीं लिखा है, ये धर्मेंद्र सर ने लिखा है। उन्होंने अपने ऐसे में मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, इसलिए हम उन्हीं से सीखेंगे। क्योंकि ये लाइफ बहुत छोटी है, अगर खुद के एक्सपीरियंस से सीखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए क्यों ना दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखा जाए। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। पितृसत्ता की व्यवस्था नज़र में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है। अब स्टार्ट करो। प्राय समाचार पत्रों की सुर्खियों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, अपराध और अन्य समस्याओं का रहना एक आम बात हो गई है। ऐसा एक भी दिन अछूता नहीं है जो इन घटनाओं को न प्रदर्शित करता हो, लेकिन आज के समाचार में कुछ नया था। यह लेख मध्य प्रदेश में कक्षा 10th में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा रोशनी पर था। रोशनी के पिता किसान हैं और रोशनी हर रोज 24 किलोमीटर साइकिल से अपने विद्यालय जाती थी। इस तरह संघर्ष के उदाहरण कहीं न कहीं पितृसत्तात्मक व्यवस्था का खंडन करते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू अभी भी विद्यमान है। नारीवाद के समर्थक हमें यह याद दिलाते हैं कि जब विकसित देशों में इतनी सुख, समृद्धि और उन्नति के अवसरों के बावजूद स्त्रियां पराधीन बनी रहती है, तब यह कैसे सोच सकता है कि विकासशील देशों में विकास की प्रक्रिया स्त्रियों के उत्थान को बढ़ावा देगी। अतः हमें यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि पितृसत्ता की व्यवस्था क्या है और यह किस तरह सामाजिक विषमता को बढ़ावा देती है। तो देखो, जिस तरह से ये पूछा गया था कि विषमता बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरक्षण है, तो उन्होंने अपनी पहली भूमिका में यही समझा दिया। पहली भूमिका में उन्होंने समझा दिया कि देखो, बाद में वो किस तरह से अपनी जो भूमिका उसको एंड कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हाँ, आपने जो ऐसे पूछा है वो हमें समझ में आ गया है और अब आगे हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। पिछले के लेक्चर्स में भी आपने यही देखा होगा कि किस तरह भूमिका लिखी जाती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें जीवन के हर क्षेत्र के संबंध में निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार पुरुषों को प्राप्त होता है और खान पान, पहनावा, शिक्षा, रोजगार, विवाह, संपत्ति आदि से संबंधित निर्णय पुरुष की सहमति पर निर्भर करते हैं। धर्म, समाज, रूढ़िवादी परंपराएं इस व्यवस्था को अधिक ताकतवर बनाती है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में ही पितृसत्ता की अभिवृत्ति का विकास होता है। वहीं सामाजिक विषमता इस व्यवस्था का परिणाम है, जिसमें महिलाओं में हिंसा, उत्पीड़न, वैश्यवृत्ति और अपराध को बढ़ावा मिला है। इसी सामाजिक व्यवस्था और पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने महिलाओं की स्थिति को दयनीय बनाया है। उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान आधुनिक समाज व्यवस्था ने पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की समान भागीदारी को बढ़ावा दिया है, जिससे पितृसत्ता की व्यवस्था कमजोर हुई है। लेकिन इसका प्रभाव आज भी सामाजिक विषमता के रूप में विद्यमान है, जिसे निम्न रूप से देखा जा सकता है। अब हम बताएंगे कैसे देखा जा सकता है, कैसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था देखी गई है प्राचीन काल में। अब देखो, वही हम कहाँ पे आ गए। आप देखोगे हमने और भी जो अपने ऐसे देखे इससे पहले के लेक्चर में, हम वहीं अपनी बात को प्राचीन काल से लेके एंशियंट में, फिर मेडिवल में, मॉडर्न में, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो ऐसे उदाहरण लेते हुए अपने वर्तमान तक पहुँचते हैं। तो वही हर ऐसे में देखो आपको देखने को मिलेगा। प्राचीन काल में महिलाओं को खाद्य संग्राहक की संज्ञा दी गई, वहीं पुरुष को आखेटक कहा गया, अर्थात शिकार करने वाला। अतः यही भेद पितृसत्ता व्यवस्था के निर्माण पर बल देते हैं। इसी परिणाम पर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की भूमिका और स्पष्ट हो जाती है तथा उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पतन की ओर हो जाती है, जिसे पुरुष प्रधान समाज का निर्माण सत्ताधारी के रूप में होता है। तो आप देख रहे हो कि आप जो अपना पढ़ते हो ना, बस उसी को पढ़ना है, आपको बार बार पढ़ना है। बस उसका जो सोचने का जो डायमेंशन है ना, वो अलग अलग हो जाएंगे। आपको अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है। तो वही हम इन लेक्चर्स में सीख रहे हैं कि हम
जो पढ़ें उसको इतने तरह से पढ़ें, इतने एंगल से पढ़ें, इतने डायमेंशन से पढ़ें कि हम उसी को ही यूज़ कर सकें और हमें ज़्यादा कंटेंट के पीछे ना भागना पड़े। इसी इतिहास के कालक्रम में युद्ध काल की महत्वपूर्ण इसी युद्ध काल में घटनाक्रम ने महिलाओं की दशा दिशा दोनों को प्रभावित किया। इसके परिणामस्वरूप जौहर और सती प्रथा जैसे कर्मकांड थे। ये कर्मकांड सामाजिक धार्मिक आंदोलन समाप्त करने में सफल रहे, लेकिन आंदोलन महिलाओं को पुरुष के समान समानता प्रदान करने में असफल सिद्ध हुए। अब देखो किस तरह से ये आगे हम देखेंगे इसे। अभी भौगोलिक दृष्टिकोण भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, जहाँ संसाधन समृद्ध है वह महिलाओं की स्थिति पुरुष के समानांतर है, जैसे यूरोप और पश्चिम राष्ट्र में। लेकिन यह दृष्टिकोण निरंतर नहीं है, क्योंकि वर्तमान में अरब राष्ट्र अपने संसाधनों में समृद्ध है होने के बावजूद भी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में निम्न स्थान पर बरकरार है। तो अब जो रिपोर्ट आती है तो हम उसमें क्या करते हैं कि इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, लेकिन देखो अब उसको हमको किस तरह से यूज़ में लेना है। हमें सिर्फ रैंक देख ली उससे मतलब नहीं है कि रैंक देख ली और उससे मतलब है। अब रैंक तो आ गई, अब सोचो इसको यूज़ में कहाँ कहाँ लिया जा सकता है, और फिर अगर अच्छी रैंक नहीं आए तो उसके सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके समाधान क्या हो सकता है कि क्या करें हम रैंक में अच्छे और हमारी अच्छी रैंक आए इतनी पीछे आने की बजाय। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप व्यापार, सेवाओं और तकनीक का संपूर्ण संसार में वृद्धि, विकास और विस्तार हुआ है, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिला है। लेकिन वर्तमान में महिलाओं की रोजगार में भागीदारी पिंक कॉलर जॉब तक ही सीमित है, जिसमें न्यूनतम वेतन, प्रतिनिधित्व का अभाव, साथ ही महिलाओं द्वारा घरेलू और रोजगार की दोहरी भूमिका का निर्वहन किया जाता है। पितृसत्ता का दूसरा रूप ग्रामीण और शहरी माध्यम से समझा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में पितृसत्ता का प्रभाव अत्यधिक है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का बिना वेतन की कृषि कार्य, पशुपालन कार्य आदि में होना कहीं ना कहीं इसी व्यवस्था का परिणाम है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को रीति रिवाजों, प्रथाओं, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का सामना करना पड़ता है तथा ग्रामीण भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 39% है, जो पुरुष के अनुपात में काफ़ी कम है। वहीं ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार 80% से अधिक महिलाएं कृषि कार्यों में संलग्न हैं। भारत में शहरीकरण के परिणाम स्वरूप शहरों में महिलाओं का निर्माण शक्ति में अपेक्षित सुधार हुआ है तथा वर्तमान रोजगार केंद्रित शहरों में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। कि अभी जो सुधार हो रहा है उस पर भी बता रहे हैं। देख रहे हो किस तरह से अपनी जो रिपोर्ट है उनको हम ऐसे में यूज़ कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार यदि भारत में पुरुष के समान महिलाओं की रोजगार में भागीदारी बढ़ाई जाए तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी में 27% योगदान दे सकता है। ऐसे में यदि महिलाओं को क्षमता और कौशल प्रदान किया जाए तो निश्चित ही अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान होगा। वर्तमान में राजस्थान के बाड़मेर जिले की रूमा देवी द्वारा इसी कौशल और क्षमता के माध्यम से 35,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। तो इनका नाम ना अलग से नोट करो, इनको आप कहाँ पर अपने एथिक्स के आंसर में भी एग्जाम्पल में यूज में ले सकते हो। तो कम पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो। भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए अनेक प्रावधान है। इन प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना था, लेकिन कहीं ना कहीं इन सुधारों की परिकल्पना कागजों तक सीमित है। हालांकि भारत में महिलाओं की मतदाता के रूप में भागीदारी में वृद्धि हुई है, लेकिन संसद में प्रतिनिधित्व के रूप में महिला की भागीदारी के संदर्भ में 190 देशों में 153वां स्थान है। अतः हमें यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि किस तरह पितृसत्ता की व्यवस्था का खंडन किया जा सकता है। लेकिन अब जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है तो उसे आपको मेंशन करना है लास्ट में, जब हम वो बताएंगे कि वो अच्छा कदम है लास्ट में, ठीक है। वर्तमान में पितृसत्ता की सामाजिक विषमता को समाप्त करने के लिए वैचारिक उदारवादी क्रांति की आवश्यकता है, जो नैतिक दृष्टिकोण के माध्यम से विचार परिवर्तन पर बल दे, जिससे लिंग भेद जैसी समस्याओं को निराकरण किया जा सके। परिवार इस तरह आरंभिक बिंदु के रूप में कार्य कर सकता है। परिवार में इस तरह की अभिवृत्ति का निर्माण किया जाए तो महिलाओं की स्थिति पुरुष की स्थिति के समान प्रदर्शित करते हो, ना कि लड़की के खिलौनों के रूप में गुड़िया और लड़कों के खिलौने बंदूकों। इसके साथ साथ महिलाओं को अत्यधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता है, जिसमें महिलाओं के मुद्दों पर महिलाएं अपनी आवाज़ बन सके। साथ ही आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं को स्वरोजगार, क्षमता, कौशल प्रदान किया जाना चाहिए। तो देखो अब सॉल्यूशन पे आ रहे हैं हम। वर्तमान में खेल क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। इन्हीं रोल मॉडल हिमा दास, गीता फोगाट, सानिया नेहवाल के प्रभाव को ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के जागरूकता प्रदान कर क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बोला है कि एक अलग से आप डायरी बनाओ और उसमें इसको नोट करो। वर्तमान में महिलाओं ने पितृसत्ता से उत्पन्न सामाजिक विषमता को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे सायरा बानो वाद द्वारा 3 तलाक को समाप्त करने में तथा सबरीमाला वाद में महिलाओं के मंदिर प्रवेश संबंधी विद्यमान कुरीतियों का खंडन किया है। अतः इसी तरह महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसमें
महिलाओं द्वारा सामाजिक विषमता को समाप्त किया जा सके। इस तरह सरकार द्वारा महिलाओं के लिए जेंडर बजट की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन सरकार को बजट के क्रियान्वयन की अपेक्षा उसकी गुणवत्तापूर्ण परिणाम प्राप्त करने पर बल देना चाहिए। इसी तरह वर्तमान में स्वयं सहायता समूह द्वारा विभिन्न योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इससे जैसे नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा, अब देखो बस खत्म ही होने वाला है। वर्तमान भारत में 50% से अधिक महिलाएं एनीमिया से ग्रसित है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में निम्न साक्षरता दर विद्यमान है। ऐसे में शिक्षा और स्वास्थ्य की अपेक्षा करना सामाजिक विषमता को बढ़ावा देता है। इसलिए राष्ट्र और नागरिक दोनों का दायित्व है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नागरिक उन्मुख वातावरण निर्मित करें। मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय की महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उसमें मानता हूँ। किसने लिखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कि मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय की महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उसे मानता हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसको भी आप नोट करें, ये बहुत जगह आप इस चीज़ को यूज में ले सकते हैं। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। इस पंक्ति का आशय है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होगा वहीं घर सुख समृद्धि में होगा। पितृसत्ता से उत्पन्न सामाजिक विषमता न केवल महिलाओं को प्रभावित करती है बल्कि किसी राष्ट्र की प्रगति को भी प्रभावित करती है। ऐसे में इस व्यवस्था से उत्पन्न सामाजिक अभिशाप को समाप्त करने के लिए विभिन्न हितधारक को सरकार, नागरिक, गैर लाभकारी संगठन जैसे स्वयं सहायता समूह आदि की आवश्यकता है। हर क्षण खंडित होती उनकी आत्मा में अब भी सपने हैं। आसमानों के लाख परे हो, लाख दीवारें हो, कौन रोक पाया है उड़ानों को। आज थोड़ा मेरा गला खराब है और जुकाम भी लगा हुआ है, तो अगर कुछ आपको थोड़ा ना समझ में आए तो एक बार थोड़ा कोऑपरेट करना। अब नेक्स्ट देखते हैं। लड़कियां बंदिशों के तथा लड़कियां अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं। दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो देखो वर्तमान में पहले महिलाओं पर ही बहुत ज़्यादा ऐसे निबंध पूछे गए हैं, लेकिन अब ये चीज़ भी सामने उभर कर आ रही है कि नहीं आ रही है। जो लड़के हैं वो भी अपेक्षाओं के बोझ तले दबे हुए हैं, है ना। सिर्फ लड़कियों पर ही नहीं है, लड़कियों से भी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। तो वो क्या होती है, वो अलग अलग होती है। तो उसी पर जो वर्तमान में जो परिस्थिति दिखी उसी पर निबंध पूछ लिया गया। हाल ही में 2 घटनाएं काफी चर्चित रही, जिसमें से एक राजस्थान की आटा साटा अदला बदली प्रथा के कारण अनपढ़ लड़के से शादी होने के कारण एक पढ़ी लिखी लड़की की आत्महत्या की थी। वहीं दूसरी कोटा में कोचिंग करने वाले छात्रों की थी, जो घर वालों की अपेक्षा के अनुरूप परिणाम न देने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। तो देख रहे हो, अगर आप कोई न्यूज़ सुन रहे हो तो आपको किस तरह से यूज़ में लेना है। तो आपको तुरंत कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो तो आपको मतलब स्टिक करना चाहिए कि हाँ ये यहाँ पर यूज़ में मैं ले सकता हूँ, उसको वहाँ पर लिख ले, नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, इस तरह से कर लो। दोनों ही मामलों में सामाजिक दबाव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैसे तो यह आत्महत्या ना मानकर हत्या ही माननी चाहिए, जो पूरे समाज ने मिलकर की है। अपेक्षा और बंदिशों ने मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन करने वाले अनेकों मामले प्रतिदिन देखे जाते हैं। सवाल यह है कि समाज अपेक्षाएं और बंदिशें रखता क्यों है? क्या लड़कियों और लड़कियों के लिए ये अलग अलग मात्रा में है या दोनों में समान है, और वर्तमान की स्थिति क्या है? इन्हीं सब बातों पर विचार करना अपरिहार्य है। तो देख रहे हो, हर चीज में वो क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन वो बता रहे हैं, जो हम वो क्वेश्चन वो यहाँ पर भूमिका अपनी अंत कर रहे हैं, फिर वो उन्हीं के बारे में आगे सारी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। किसी भी व्यवस्था की जड़ों को तलाशना हो तो हमें उसकी तह तक जाना चाहिए। वैसे तो प्रकृति ने स्त्री पुरुष के ज़्यादा अंतर ना करके समान योग्यताओं के दोनों को नवाजा है, लेकिन फिर भी शारीरिक क्षमता व भावनात्मक समझ के स्तर पर दोनों में कुछ अंतर भी है। तो वे अंतर ही दोनों की अपेक्षा और बंदिशों को तय करने में समाज को दिशा निर्देश देते हैं। जैसे पुरुष का कार्य प्राचीन समय में परिवार की रक्षा और भोजन की व्यवस्था आदि का था, तो स्त्री को बच्चों को संभालना और घर का रखरखाव करना होता था। अब देख रहे हो, फिर से हम अपने कहाँ चले गए, एंशिएंट टाइम में चले गए। ये दूसरा निबंध था, लेकिन कहाँ चले गए, फिर से हम अपने एंशिएंट टाइम में चले गए। बाद में यही एक प्रकार की परंपरा और रीति रिवाज में बदलने लगे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा करना तर्क संगत नहीं लगता। पुरुषों से आज भी वैसी ही अपेक्षा रखी जाती है। समाज में धारणा बन रखी है कि पुरुष भावनाओं से कमजोर व शारीरिक बल से मजबूत होता है। कहावत भी है कि मर्द को दर्द नहीं होता और मर्द रोते नहीं है। लेकिन क्या ये संभव है कि मर्द रोते नहीं है? तो क्या पैदा होते ही मर्द नहीं रोए? वास्तव में हमारी परवरिश शुरुआत से ही ऐसी बनी होती है कि लड़कियों को खेल में गुड़िया और लड़कों को कार में बंदूक जैसी चीज़ों दी जाती है। सिमोन दी बोआ ने अपनी पुस्तक दी सेकंड सेक्स में कहा भी है, औरतें होती नहीं हैं, बनाई जाती है। आधुनिक विचारों में ये देखा गया है कि सारा दोष पुरुषों पर ही मढ़ा जाता है। फेमिनिज्म जैसे विचारधारा यह मानती है, लेकिन वास्तव में पीड़ित दोनों ही हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। पुरुषों से अपेक्षा होती है कि उनकी शिक्षा अच्छी हो, उनके पास अच्छा रोजगार हो, भौतिकता के जितने साधन पुरुष के पास हो उतनी उसकी प्रतिष्ठा होगी। बाहर से लड़कियों को यह आसान लग सकता है, लेकिन इस मानसिक दबाव के कारण अपने
जीवन का अधिकांश समय इन अपेक्षाओं को पूरा करने का दर्द वो खुद ही जानता है। पुरुषों पर अपेक्षाएं ही नहीं बंदिशें भी होती हैं, वो अपनी भावनाओं को खुलकर बता नहीं सकते और सारी अपेक्षाएं भी तो बंदिशें ही हैं। महिलाएं बंदिशें अधिक झेलती हैं, अपनी परंपरा के अनुसार कपड़े पहनना, घर से निकलने की पाबंदी, अपना चुनाव स्वयं न करने पाने की पाबंदी, इसके ऊपर खाप पंचायत जैसी व्यवस्था इसको और भी अधिक भयावह बना देती है। समाज की धारणा है कि लड़कियां खुली तिजोरी के समान होती है जो उनको कैद के समान जीवन जीने को मजबूर करती है। इसके साथ ही उनसे बहुत सी अपेक्षाएं भी रखी जाती है, घर की जिम्मेदारी, बच्चों का पालन पोषण, बच्चे पैदा करने का दबाव आदि सभी जो उनकी स्वतंत्रता का हनन है। बाल विवाह जैसी प्रथाओं से ज्यादातर लड़कियों को ही अधिक नुकसान होता है। कुछ घरों में तो लड़कियों की स्थिति नौकर से भी बदतर हो जाती है, ना तो उनका मायका होता है और ना ही ससुराल। किसी ने कहा भी है कि ना जाने क्यों लड़कियों के अपने घर नहीं होते, जो उड़ना चाहे अंबर पे तो उनके पैर नहीं होते, पर नहीं होते, जो उड़ना चाहे अंबर पे तो उनके पर नहीं होते। सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था ठीक है? आजकल कितने ही ऐसे कार्यों में महिलाएं एवं पुरुष एक दूसरे के अतिक्रमण कर रहे हैं। इसरो के बहुचर्चित आदित्य एल1 मिशन की प्रमुख निगार साजी और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बात को साबित करते हैं कि बड़े बड़े होटलों में पुरुष मास्टर शेफ इस बात को नकार देते हैं कि अच्छा खाना महिलाएं ही बनाती है। सिंगल मदर और सिंगल फादर सभी जिम्मेदारी उठाते ही हैं। हाल ही में भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक दिलाकर यह साबित कर दिया कि दोनों से समान अपेक्षा बिना बंदिश के रखने पर भी सकारात्मक परिणाम लिया जा सकता है। किसी एक पर बोझ डालने से दोनों ही उत्कंठा से ग्रसित हो जाएंगे, एक को दबाव झेलना पड़ेगा और दूसरा पक्ष अपनी उपेक्षा महसूस करेगा। शायद इसी कारण भारत में प्रत्येक 7 में से एक व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित है। हालांकि आप देख रहे हो आजकल ये वाली जो बीमारी है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यही कारण है इसके पीछे। हालांकि भारत सरकार ने कई योजनाओं जैसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सेना में कमीशन तथा भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा समान वेतन की पेशकश समरूप बनाने का प्रयास है, लेकिन असली बदलाव समाज से ही निकलेगा। आंद्रे बेतीले के शब्दों में कानून यह बताता है कि समाज को किस ओर जाना चाहिए। कानून यह बताता है कि समाज को किस ओर जाना चाहिए, किंतु समाज बताता है कि वह किस ओर जाएगा। समग्रतः सारा दारोमदार समाज में परिवर्तन पर ही है। समाज की सोच से ही स्त्री पुरुष के अंतर को समाप्त कर लैंगिक तटस्थता लाई जा सकती है। अगर दोनों पक्षों को उनकी योग्यता अनुसार कार्य की स्वतंत्रता दी जाएगी, ज़्यादा अपेक्षाएं ना रखी जाएगी और बंदिशों को युक्त प्रबंधन किया जाएगा, तो समाज, राष्ट्र व सभ्यता के लिए सकारात्मक बदलाव लाया जा सकेगा। स्त्री पुरुष गाड़ी के 2 पहियों के समान है, अपनी भूमिका निभाते रहेंगे तो मानसिक दबावों के कारण बना आत्महत्याओं व शोषण का दौर खत्म हो जाएगा। अगर वो अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे तो ये दौर खत्म हो जाएगा। स्त्री और पुरुष को गाड़ी के 2 पहियों के समान समझना चाहिए। नारी के शिव से संपन्न समाज ही आगे कदम बढ़ा सकता है। अंत में यही कहूंगी, न लड़का ऊपर है न लड़की कम है, दोनों में ही कुछ कर दिखाने का दम है। तो अब आपने ये ऐसे देखे और है ना, अब आपने इनको पढ़ लिया। अब आपका पता है क्या काम है? कुछ भी न्यूज़, देखो मैंने यहाँ पे ब्लैंक पेज भी छोड़ा है ना। तो अगर अब कोई भी न्यूज़ आ रही है, कुछ भी पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स में कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई रिपोर्ट आई है ना, तो कुछ भी XYZ उसे लाओ, यही नोट करो। ये आपका कंटेंट हो गया। ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागो, ये बहुत है, इनफ है। और भी हम जो लेक्चर लेते हैं ना, उसमें से भी मिलेगा। 2 ही तो लिख कर आने हैं हमें। तो आप ना प्लीज़ इतना ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागो और अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। चलो अब मैं इसको ख़त्म करती हूँ।